हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं धान का खैरा रोग के बारे में। जो भी फ्रेंड इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, धान में लगने वाले अन्य रोग जैसे धान का ब्लास्ट रोग है, इसके अलावा धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग, धान का बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और सीथ ब्लाइट डिजीज़, इसके बारे में पहले ही वीडियो अपलोड किया हूं। जो भी व्यूवर्स नहीं देखे हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से वीडियो लेक्चर को जा कर के देख सकते हैं। वो भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर धान का खैरा रोग या खैरा डिजीज ऑफ राइस के बारे में। तो धान का खैरा रोग उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं एवं विभिन्न धान उगाने वाले जो ज़िले हैं उसमें वर्ष 1955 से ही यह रोग अत्यंत विनाशकारी रूप में देखा गया और इस रोग के कारण धान की उपज में लगभग 25% तक कमी भी पाई गई है। ये रोग भारत में कई राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों में देखा गया है और बड़े पैमाने पर इससे हानि भी देखने को मिली है। अब इसके सिम्टम्स या लक्षण की बात करें तो इस रोग के जो लक्षण होते हैं वो खेत में छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उधर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इस रोग के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो नर्सरी में ही दिखाई देने लगते हैं और जो दूसरे लक्षण हैं, जब आप नर्सरी से जो सीडलिंग होती है उसको मुख्य खेत में रोपाई करते हैं तो उसके रोपाई के 10 से 15 दिन बाद मुख्य खेत में दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है, जो सर्वप्रथम जो रोगी पौधे की नई पत्तियां होती हैं उसके आधार पर सिराओं के बीच में हरिमाहीनता अर्थात क्लोरोसिस देखने को मिलती है और जो सफ़ेद पीली लंबी धारियां वहां पर स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। इस वाले फिगर में आप देखोगे तो यहाँ पर सफ़ेद या पीली लंबी धारियां स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी। उसके बाद जो निचली पत्तियां होती हैं पौधे की उसमें शुरुआत में छोटे छोटे भूरे अथवा कांस्य रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इस वाले फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे स्पॉट कांस्य रंग के या फिर बादामी रंग के दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद जब रोग ज़्यादा बढ़ता है तो उस कंडीशन में पौधे की जो संपूर्ण पत्ती होती है वो सूख करके लाल बादामी अथवा कांस्य रंग की दिखाई देने लगती है। उसके बाद जो रोगग्रसित पौधे होते हैं उनकी जड़ें भी भूरे रंग की हो जाती हैं और जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। उस कंडीशन में जो रोगग्रस्त पौधा होता है वो छोटा दिखाई देने लगता है। पौधों में बालियां या तो बनती ही नहीं हैं, अगर बनती भी हैं तो उनमें दानों की संख्या काफ़ी कम रह जाती है और रोग उग्र होने पर संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि रोपाई के 4 से 6 सप्ताह बाद लगभग वहाँ पर सुधार होने लगता है। इसके बाद इसकी ईटियोलॉजी की बात करें तो इसका जो पैथोजन यानी एबायोटिक फैक्टर्स या अजैविक कारक हैं वो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है अर्थात पोषण विकार। इसमें ये रोग जिंक की कमी से देखने को मिलता है। जो पौधे के लिए आवश्यक 16 पोषक तत्व होते हैं उसमें से जिंक भी एक आवश्यक पोषक तत्व है। और जिंक का क्या कार्य होता है, ये पौधे में ऑक्सीजन संश्लेषण का कार्य करता है और साथ ही साथ जो शर्कराएँ होती हैं उनके ऑक्सीकरण से संबंधित है, उनका ऑक्सीकरण भी करता है। और ये रोग कब होता है, जब आपकी मृदा में जिंक की कमी हो जाती है। इसके अलावा जब मृदा में पीएच मान बढ़ जाता है अर्थात मृदा में क्षारता देखने को मिलती है या फिर दूसरे कारणों से जो मृदा में उपस्थित जिंक होती है वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में ये रोग खेत में दिखाई देता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जब भी कोई आपके पूर्ववर्ती फसल का अवशेष रह जाता है मृदा में, तो जब आप मृदा की पलटाई करते हैं, जुताई करते हैं, तो उस समय उसके जो अवशेष होते हैं वो सड़ने लगते हैं जिससे मृदा का पीएच मान बढ़ जाता है, जिस कारण से भी पौधे को जिंक नहीं मिल पाती है अर्थात वो जिंक पौधे के लिए अप्राप्य अवस्था में पहुंच जाती है। उस कंडीशन में ये रोग काफ़ी तीव्रता से आपके खेत में फैलता है। अब इसके डिजीज़ मैनेजमेंट या रोग प्रबंधन की बात करें तो अगर जब भी आपकी फसल में जिंक की कमी के कारण ये रोग हुआ
हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो जिंक सल्फेट है उसकी 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मात्रा लेनी है। और जब आप उर्वरक का प्रयोग कर रहे हो तो इसी समय रोपाई से पहले ही उर्वरक के साथ जिंक सल्फेट को मिला करके डाल देना चाहिए। इसके अलावा जब आपकी फसल में रोग दिखाई पड़े तो उस समय आपको 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट लेना और साथ ही साथ 2.5 किलोग्राम बुझा चूना लेकर के 1000 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना होता है। इसमें जो पहला छिड़काव किया जाता है वो नर्सरी में ही बुआई जब आप करते हैं उसके 10 दिन बाद करते हैं, और जो दूसरा छिड़काव है वो धान में की जो बुआई की जाती है उसके 25 दिन बाद की जाती है। और जब भी आप खेत में रोपाई करते हैं फसल की तो वहाँ पर 15 से 20 दिन बाद एक छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे रोग होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।